नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हालात, वाक़यात, मामलात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को रोज़ ही प्रोग्राम के अंदर बताता हूं। और ऐसे वक्त पर ख़बरों पर नज़र रखना, टीवी पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मईशत की ख़बरों के ऊपर गहरी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होता है। और हैरानकुन बात यह भी है कि बड़ी परेशान कुन बात है कि इस वक्त दुनिया जिस नहज पर या जिस एज पर खड़ी हुई है, इसका कभी किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। आप अगर मुझसे सच पूछें तो मैं बहुत मोहतात और एहतियात करता था इस बात में कि कभी इस खित्ते के अंदर अगर कशीदगी हो जाए तो क्या होगा, इस बारे में कभी भी मैंने बात नहीं की, और पाकिस्तान के अक्सरियती टेलीविज़न एंकरों ने इस मुतालिक बात नहीं की। आप हैरान इस बात में भी होंगे कि जो टेलीविज़न एंकर सबसे पहले पहुंच जाया करते थे वॉर जोन्स के अंदर, इस दफ़ा वो इस्लामाबाद में या अपने स्टूडियो से बाहर कभी नहीं निकले। आपने चेक किया कि जितने टेलीविज़न एंकर क़यामत के हाल भी बताते थे ये वो, और सबसे पहले पहुंच जाते थे लबनान, सबसे पहले पहुंच जाते थे फ़लस्तीन, लेकिन इस दफ़ा वो अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकले। बहुत सारे तो गुमनाम हो गए, गायब हो गए, कभी दिखते ही नहीं है कहाँ है, किधर है। ये आपने नोट किया होगा मेरी बात को, गलत बोलो। दूसरे साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में ही टॉक करते रहते हैं, जो भी उनकी टॉक होती है। पहले वो भी पहुंच जाते थे, कभी अफ़गानिस्तान में पहुंच जाते थे, कभी वो जनाब पहुंच जाते थे फ़िलिस्तीन, कभी पहुंच जाते थे इराक़, कभी पहुंच जाते थे लबनान। अब वो भी देखें, आपके अपनी स्टूडियो टॉक के अलावा और अपनी वीलॉग के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे। क्यों? देखिए, मैं दूर अंदेश आदमी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं, लेकिन मेरा जहन खटकता है। ये लोग सबसे पहले वॉर जोन में पहुंचने वाले लोग थे। आपको पता होगा, ज़लज़ला आया, ज़लज़ले वाली जगह पे पहुंच गए, बमबारी हुई, बमबारी वाली जगह पर पहुंच गए, अपने ऊपर पिन लगा ली कि जी हम तो वॉर रिपोर्टर्स हैं। इस दफ़ा क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनको पता है कि इस दफ़ा नो होल्ड्स बार्ड है। नो होल्ड्स बार्ड होती थी ना, WWE देखते थे आप लोग? WWE के अंदर नो होल्ड्स बार्ड होती थी, जिसके माने ये हैं कि कोई भी दाव लगाया जा सकता है। अब बमबारी किसी एक हदफ तक महदूद नहीं रहेगी, जो उसकी जद में आया उसको बमबारी खा जाएगी। अब ये बड़ी बड़ी हेलमेटें पहनकर पुरसुकून जगहों के ऊपर छुपकर जो वीडियो बनाई जाती थी ना, क्योंकि इनको पता था बमबारी तो वहाँ होगी नहीं, धमाकों की आवाज़ें ज़रूर ही आएंगी, तो वहाँ पर ही अपनी वीडियो बनाकर क्या करते थे, आप बमबारी हो रही है, लबनान में बमबारी हो रही है, फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है, यहाँ पर बमबारी हो रही है। अब ये वाली टेप चलेगी नहीं। अब जहाँ पर भी छुपने की कोशिश करेंगे वहाँ हो सकता है बमबारी हो जाए, और दोनों तरफ से। इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं हो रहा, कोई लिहाज नहीं हो रहा, दोस्त दुश्मन भी कोई नहीं देख रहा, कौन किस पर क्या मिसाइल दाग रहा है परवाह नहीं है। ये मैं देखें बड़ी गहरी बातें कर रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा। इसके माने क्या है कि गैर यकीनी और बेयकीनी की सूरत हाल है, तो मईशत किस करवट बैठेगी किसी को कुछ नहीं पता। जो लोग ये कह रहे हैं ना ये प्री प्लान था, दुनिया में प्लान होता है, पाकिस्तान में प्लान होता है, तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये प्री प्लान था, उनको मैं ये बता दूं कि ये प्री प्लान कुछ भी नहीं था, ये सब फिलबदी है। और जिस बंदे ने आगाज़ किया है उसका ये नहीं कह सकते कि उसने नाश्ते में क्या किया और वो रात को खाने में क्या करेगा। उनके यहाँ तो रोज़े नहीं होते ना। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बेयकीनी और गैर यकीनी की फ़िज़ा होगी। अच्छा, कुछ पेशगोइयाँ हम कर देते हैं। भाई मेरी भी पेशगोइयाँ सुन लिया करो मईशत के रेफरेंस से। इस दफ़ा आपको नहीं पता, जैसे आपको स्टार्ट डेट का नहीं पता था, आपको किस दिन ये इसमें तेज़ी या आहिस्तगी आएगी आपको नहीं पता लगेगा, और किस दिन कौन क्या करेगा ये भी आपको नहीं पता लगेगा। ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन है। ये खित्ते से बाहर फैलेगी जंग या नहीं फैलेगी ये रहने दो, क्योंकि अब नहीं होती ऐसी खित्ते से बाहर फैलने वाली जंग। खित्ते के अंदर अंदर ही जंग चलेगी, और खित्ता कौन सा होगा? मुस्लिम उम्मा जहाँ पर हकमियत रखती है उस खित्ते में जंग होगी। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है
कि रमज़ान के महीने में ये जंग उन्हीं ममालिक तक महदूद रहेगी जो मुस्लिम उम्मा की हाकमियत जहाँ पर है अफसोस की बात ये नहीं। यहाँ पर अगर नुकसानात होंगे तो किसके माल पर नुकसानात होंगे, किधर जानी नुकसानात होंगे, कहाँ पे फैक्ट्रियाँ तबाह होंगी, कहाँ पे ऑयल रिफाइनरियाँ तबाह होंगी। ये सारी ऑयल रिफाइनरियाँ, सारी फैक्ट्रियाँ, सारे शहर कहाँ वाक़े? मुस्लिम उम्मा के ममालिक में वाक़े। वहीं पर यह कशीदगी रहेगी। मुसलमान मुसलमान पर ज़रब लगाएगा, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा। कितनी अफसोसनाक बात है कि यह सब कुछ रमज़ान के महीने में होगा। अब मुझे सच बताओ, जो मैं कई दिन से प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो गलत हो रही है, और जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, आप गलत हैं। क्या इसके मुतालिक सिर्फ तबसरे, तज्ज़िया और बातें करना काफ़ी है? नहीं। जिसको हरकत में आना चाहिए वो हरकत में आए, जिसको अमल में कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए उसको अमल में कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। जो ज़ुबान से कर सकता है मेरी तरह, कम से कम वो ज़ुबान से तो इसकी जो है वो इसका इख्तलाफ कर ले। हिमायत करने की तो कोई किसी की तरफ ज़रूरत ही नहीं ना, दोनों तरफ एक ही लोग खड़े हैं। उसकी वजह ये कि जो भी तीर चलाएगा लगेगा आकर वो मुस्लिम उम्मा की किसी न किसी फ़र्द के सीने में आके लगेगा। मेरे साथ एक बहुत ही ज़ीरक, बहुत ही विजनरी बिज़नेस लीडर होंगे जो कि चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील, साबिक नायब सदर FPCCI, साबिक साइट के सरबरा। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। बात कुछ ऐसी है इंजीनियर साहब कि आज वाकई में बड़ा अफसोसनाक दिन इसलिए क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आई थिंक वी हैव नॉट बीन एबल टू ग्रैस्प द ग्रेविटी और द सिवेरिटी ऑफ द सिचुएशन। आज भी पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। डू यू थिंक इट इज़ समथिंग दैट शुड बी टेकन सो लाइटली? और पाकिस्तान में जिस तरह के माशी तज्जियात आ रहे हैं, यानी इकोनॉमिक रिव्यूज़ आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक दिस सिचुएशन वेरी ईजी। इज़ इट रियली सच अ कैजुअल सिचुएशन? नहीं जी, दिस इज नॉट ओनली सीरियस बट हाईली सीरियस सिचुएशन। अगर आप कुछ स्टैंडिंग पार्लियामेंट में कुछ तकरीरें आप सुनते तो आपको शायद वो शॉकिंग तो नहीं कि नज़दीक ऑफ दी हकीकत या रियलिटी मिलती। मगर हम अब आगे आपके इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं जी कि रियासत जो है, रियासत इज कंफ्यूज्ड। रियासती हकाम जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि माशी ताकत जो है वो किसी उभरती हुई डिफेंस की ताकत को भी कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करती है, जिसमें ये बाइपोलर से लेकर यूनिपोलर वर्ल्ड है। हमारी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में वो ये है कि वी आर नॉट अ सेल्फ रिलायंट कंट्री, और रादर वी आर ट्रैप्ड अक्रॉस वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट, या जिसको कहना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए मसाद तरीके से कहता जाइए, अंडर कंपल्शन डॉक्ट्रिन नेशनल इंटरेस्ट। सऊदी अरेबिया हमें तेल डेफर्ड लायबिलिटीज के अगेंस्ट में दे रहा है, और अभी भी हमने उससे इस्तदा की है कि रेड सी के जानिब से हमें कुछ मुहैया किया जाए। दूसरी तरफ यूएई हमें रोल ओवर करता रहा है $2 बिलियन। तो आप अंदाज़ा लगाएं, कतर ने हमारे साथ जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था ब्रेंट के ऊपर 10 पॉइंट समथिंग के ऊपर, जो हमें बहुत ही आगे जाकर एक एक्सपेंसिव लगा और नॉन वर्कबल लगा। तो हमने उसी कतर को कहा कि हमारे मफादात की निगरानी करें और यही कार्गोज किसी और जगह बेच दें। अलबत्ते उसके खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का फ़र्क ज़रूर पाकिस्तान अदा करेगा, मगर ये भी एक अंडर कंपल्शन हमने एक मेहरबानी के लिए इस्तदा की और वो मेहरबानी तस्लीम की गई। अब आप यूएई की तरफ आएँ और सऊदी अरेबिया आएँ, बहरीन आएँ, कतर आएँ, कुवैत आएँ, हमारे माशी स्ट्रेंथ क्या है आपके सामने है। हमारी इंपोर्ट्स हैं,
हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी रेमिटेंसेस हैं, इन सब की कॉन्फिगरेटेड फिगर में हमें तो ये लगता है कि हमें ये रेमिटेंसेस जो हैं जिनका मेजर हिस्सा यहाँ से आ रहा है, जहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हमारे तकरीबन आधे करोड़ लोग इन मुल्कों में काम कर रहे हैं। अलोन सऊदी अरेबिया जो है वो आपके 2.5 मिलियन, ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ने खुद दी, वो है। अब हम इन सब चीजों के तले इतना मेरा ख्याल है अंडर प्रेशर हैं कि किसको नाराज करें और किसको राजी करें। दूसरी तरफ ईरान की अगर सूरत हाल है तो ईरान जो है जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, और ईरान के अलावा जो है जिसको हम कहेंगे कि वो तो हमारा दोस्त ब्रदर मुल्क, जिसके बारे में उसने हमें गैस की भी ऑफर की, हम उसको अमेरिका के वजह से उस गैस को न खरीद सके। अमेरिकन सैंक्शंस के वजह से ईरान से हम ट्रेड न कर सके। यानी स्टेट बैंक जिसमें 12 मैं भी एज ए बतौर कुल प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि कम से कम ईरान के लिए बार्टर अलाउ करें, ईरान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन करें कि पैसों की लेन देन हो। मगर ये कहा गया, लेट मी टेल यू वेरी स्टेप, बाकर रजवी के लफ्ज थे कि हम अमेरिकन सैंक्शन के सामने जो है इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि हम अपने एक स्विफ्ट निज़ाम की डिस्टर्बेंस को किसी तरीके से क्लेम कर सकें। ये तो हालात हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस है। हमारी इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ डे इन एंड डे आउट। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा कि डे इन डे आउट, कि आज का दिन गुजर जाए, कल अल्लाह मालिक है। आपकी सारी कॉन्फ़िगरेटेड फिगर में इसहाक डार साहब जो कहते हैं, मैं आए यानी with lot of differences but here I have no difference, rather support, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमें $4 बिलियन की कंप्रेशन चाहिए है कि हम कम से कम लोन लेकर लोन से इंटरेस्ट की अदायगी तो न करें, लोन लेकर लोन की अदायगी तो करें। प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मना करती हैं किसी भी कंपनी को ऐसा लोन देने के लिए जिसको लेकर उससे वो मार्कअप की अदायगी करे या लोन पुराना लोन वापस ले। दिस इज यू सी नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज के बारे में बड़ी क्लियर एक इस्तेलाह है। यही चीज कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से, मगर हम खुद रियासती कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस में इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बात वापस आपके तरफ आती है कि सीरियसनेस तो ये है कि ईरान जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे कई वसाइल हमें प्रोवाइड कर सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान स्टील मिल का चेयरमैन रहा हूं। सबसे अच्छा आयरन ओर जो 3 दिन में पहुंच सकता है हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए, जो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बंद है, वो है ईरानियन, जिसको हम इस्तेलान कहते हैं कि 64 से जब 64% की एफई का आयरन ओर आता है तो उस वक्त यही ब्लास्ट फर्नेसेस, जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, तो इसी ब्लास्ट फर्नेसेस जो है इसमें ऐसा होता है कि जैसे हलवा पक रहा है। ये इस तरह आपके टेक्निकल लोग जो है इस्तेमाल करते थे, और मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ। अब आपको एक विसिनिटी में इतनी सारी चीजें हैं, गैस, ऑयल, बार्टर, हर चीज अवेलेबल थी, मगर हम अमेरिकन की वजह से इस चीजों को इस्तेमाल न कर सके। अमेरिका की क्या हिस्ट्री है? अमेरिका की हिस्ट्री तो ये है कि CIA ऑपरेशंस के ऊपर अगर आप देखें कि राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 हर मुल्क में मदाखलत रही। हर मुल्क में पॉपुलर लीडर जिसने कभी नेशनलाइजेशन की या जिसने कभी मुल्की वसाइल को, जिसको हम कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी अजाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहा, उसका आखिर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आखिरी वेनेजुएला है कि घरों में जाकर प्रेसिडेंट्स को पकड़कर उनके ऊपर चार्ज लगाकर उसको दूसरे मुल्क में ले आते हैं। क्या जस्टिस, डेमोक्रेसी और इस किस्म की एक अच्छी चीजें जो इस्तेलाही तौर पे इन नोबल राइटर्स की बड़ी तादाद जो हार्वर्ड, पेंसिल्वेनिया, इलिनॉइस में पढ़ाती हैं, अस्पाक देती हैं, क्या ये चीजें सिर्फ अमेरिकन के लिए हैं, किसी और जगह के लिए नहीं हैं? अथॉरिटेरियन रेजिम्स जो गल्फ में हैं, दे आर द मोस्ट सूटेबल रेजिम्स फॉर अमेरिका। अमेरिका ने कभी वहां पे डेमोक्रेसी की बात नहीं की, कभी भी वहां पे जो है सेपरेशन की बात नहीं की,
ह्यूमन नहीं राइट्स तो की वो बात नहीं देखें, दे आर नॉट रॉन्ग इन परसुइंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। उसका रीजन ये है कि आपकी भी तो अभी डॉक्ट्रिन यही है ना, आप बोलते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो पहले आप कहते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट पहले वॉच करेंगे, और मुशर्रफ साहब के दौर में भी इसी तरह था, वी सेड सबसे पहले पाकिस्तान, सो वी वर वॉचिंग आवर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली हमने एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं की ना, आपको पता है इतने सालों से। आई थिंक बुरा ना मानिएगा, लेकिन आई थिंक वी आर नॉट पोजिशन टू क्रिटिसाइज दीज अरब कंट्रीज। आवर ओन पॉलिसीज ऑफ आवर ओन कंट्री आर नॉट समथिंग कि जिसके ऊपर हम उनको बोस्ट कर सकें। हमने खुद भी तो बहुत फ्लेक्सिबल स्टांस रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछनी, इस सारी सिचुएशन के अंदर जाहिर बात है बयानात आया, आपने पार्लियामान का बयान देखा, मैंने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान देखा, आपने भी देखा होगा, उनका भी बयान यही है, और मेरे ख्याल से नेशनल बयानिया भी कुछ इसी तरह का है कि स्टे काम, दैट्स इट, कूल एंड कलेक्टेड। ये बात सुने, ये जो आप कह रहे हैं स्टे काम, हाँ, ये कंपल्शंस जो है ये हमने अपने लिए खुद पैदा की है ना। हैड आवर इकोनॉमी बीन ए स्ट्रॉन्ग इनफ कि हमारी जो डिपेंडेंसी के रोल ओवर आपका जो है वो वापस विड्रॉ हो रहा है, डेफर्ड लायबिलिटी आपकी विड्रॉ हो रही है, आपको दिए गए पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे खड़े होंगे। तो ये एनवायरमेंट ऑफ कंपल्शन के स्टे काम, भाई वी हैव नो ऑप्शन बट टू स्टे काम। व्हाई वी हैव क्रिएटेड दीज कंपल्शंस। हमने अगर ये कंपल्शंस क्रिएट की हैं, जिसको मैं कहूंगा कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द नॉर्म्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, एक यूनिवर्सल लॉज, एक आईसीजे के लॉज, एक वो लॉज जिनकी ये प्रचार करते रहे, हम क्यों उनकी तरफदारी नहीं कर सकते हैं? और वी स्टे कॉम बिकॉज वी आर अंडर कंपल्शंस। बस यू हैव सेड इट। अब तो पूरी नेशन भी इससे रिकंसाइल कर चुकी है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, आप खुद जानते होंगे, एवरीवन हैज रिकंसाइल्ड। इनफैक्ट मैंने आपसे यही कहा ना कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी, अभी आज आपने बोला है, वरना बिजनेस कम्युनिटी से आप मुझे कोई एक बयान दिखा दें जिससे कोई पता लगे कि ये कोई बात है। आपके टेक्सटाइल सेक्टर वाले दुनिया की हर चीज़ के ऊपर शोर मचाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आर दे टॉकिंग अबाउट इट? नोबडी। क्या आपकी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एनीवन इज टॉकिंग अबाउट इट? नोबडी। तो आई थिंक कि यू आर द ओनली बिजनेस लीडर हु हैज सेड दिस ना। यू टेल मी, गिव मी अ स्टेटमेंट ऑफ एनीवन फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस। सो आई थिंक एवरीवन इज मम अबाउट इट। आप मुझे बताएं सही, आई वांट टू हियर इट कि बिजनेस कम्युनिटी क्या कह रही है। टेक्सटाइल वाले हर चीज पर बयान दे देते हैं, आप मुझे बताएं टेक्सटाइल वालों का कोई बयान है इस बारे में? पाकिस्तान सबसे पहले इन अवर ऑन इंटरेस्ट। अब आपने बिजनेस कम्युनिटी की बात की, इन अवर ऑन इंटरेस्ट, हमें प्रोहिबिटिव सब्सिडीज चाहिए, हमें जो है बिजली सस्ती चाहिए, हमें जो है वो अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेल, हमें गैस चाहिए, हमें जो है बिजली सस्ती हवाले से और सर्विलेंस नहीं चाहिए। हमें इस सिलसिले में तो हम बहुत सारे जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस पे हम बातें करते हैं, आपकी बात दुरुस्त है, मगर फिर हम सब इन्फेक्टेड हैं। काम जो है वो देखें, हमेशा जिसको कहते हैं ना कि बाप जो है बच्चों की तरबियत करता है, दीनी मदारसे आपको दीन के हवाले से तरबियत करते हैं, उनमें क्वालिटेटिव रेटिंग्स होती हैं इन जनरल, मगर जब स्टेट जो है अंडर कंपल्शंस काम है, स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल इस वक्त हालात हैं। सिविल सोसाइटी भी खामोश है सर, सिविल सोसाइटी भी बिजनेस कम्युनिटी की तरह खामोश है। वो सिविल सोसाइटी जो दरख्त काटने के ऊपर शोर मचाती है, वो सिविल सोसाइटी जो अगर कोई कुत्ते को वट्टा मार दे तो उस पर शोर मचाती है, वो सिविल सोसाइटी जो जानवरों के हकूक के मुतालिक बात करती है वो भी खामोश बैठी है। जवाब दें, ये सिविल सोसाइटी मुशर्रफ के खिलाफ तो निकल आई थी, ये सिविल सोसाइटी वक्तन फवक्तन निकल आती है, धरने देती है, ये सिविल सोसाइटी भी खामोश है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ कलेक्टिव साइलेंस एंड काम। I would like to agree with you in the sense कि थोड़ा इसको इस तरह एक्सप्लेन करें कि अगर रियासत और रियासती उमूर के सरकर्दगान, और थोड़ी देर के लिए हम कहें कि उनके साथ जो एक हाइब्रिड निज़ाम में जुड़ा हुआ सिस्टम जो चल रहा है, वहाँ की अगर पॉलिसी है काम, अगर अमेरिकन मेरीनर्स यहाँ शूट करते हैं पाकिस्तान में लोगों को, उस सिलसिले में आप मुझे बताएं कि बहुत दिन हो गए, ये बात भी अब थोड़े दिनों में
एक कामनेस का एक हिस्सा बनेगी। वी आर ऑल इन्फेक्टेड बाय द कंपल्शंस एंड बाय देयर आर मेनी कंपल्शंस। और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, बड़े आज जज्बात के अंदर हैं इंजीनियर साहब भी, और ज़ाहिरी बात है हालात भी ऐसे हैं कि हर शख्स जज्बाती होता है। मैंने इनसे सवाल भी इसी नौइयत के पूछे, इन्होंने बीच में जिक्र किया एक, और फिर बात वहीं आई। मैं इनको दोबारा बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ लेकर आता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ लेकर आता हूँ। सर वैसे तो ये लोग बड़ी लंबी लंबी डिबेट्स करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ये चाहिए, हमें गैस का टैरिफ ये चाहिए, बट आर यू नॉट अवेयर कि इस वक्त LNG की सप्लाई कतर की तरफ से बंद हो चुकी है, दूसरी तरफ स्टेट्स ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बंद हो चुका है। आपने खुद कहा कि रेड सी के ज़रिए पाकिस्तान की कुछ तेल की रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के ज़रिए फुलफ़िल की जाएगी, लेकिन बाय एंड लार्ज पेट्रोलियम मसनूआत और नेचुरल गैस की कीमत तो ऊपर जाएगी। तो आपका बिजनेसमैन तो ऐसा सन्नाटे में बैठा हुआ है जैसे उनकी 7 पुश्तें इतना खा चुकी हैं कि उनको परवाह ही नहीं कि बिजली की कीमत ऊपर जाएगी, गैस की कीमत ऊपर जाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा आप उन रियासती अमूर जिसके तहत बिजनेसमैनों को रियासत के लिए एक गाइडेंस बननी चाहिए, एक रिसर्च व्हीकल बननी चाहिए जो बिजनेसमैन कभी भी नहीं रहे। मुझे बड़ा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये अल्फाजात इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं 25 साल 30 साल बल्कि स्ट्रेट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा हूँ। अब सरकार का आज का बयान जो आपने भी पढ़ा होगा, जो हमने भी पढ़ लिया है कि सरकार कह रही है कि हम जो है इसको डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं किस चीज को, कि हमारे पास 25 दिन का एक रिजर्व मौजूद है, क्रूड ऑयल हमारे पास 10 दिन का मौजूद है, और LNG के हवाले से भी एक कंफर्ट लेवल बताया गया है। LPG हमारे पास 15 दिन के लिए मौजूद है। ये है आपका स्टेटमेंट थ्रू दी मिस्टर औरंगजेब। अब औरंगजेब साहब ने ये तो फरमाया है, अब इसके ऊपर कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और 18 रुकनी कमेटी बना दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इसके ऊपर जो है वो एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाए। मेरे अपने ख्याल में कि इट इज द टाइम कि बिजनेसमैन जो है वो कम से कम इस किस्म की चीज़ों में एक प्रोएक्टिव रोल, अपनी एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को हायर कर कर जो है इसके ऊपर बनाए कि आखिर ऐसे हालात में जिसको हाइपोथिकेट किया जाए कि एक हफ्ता और जंग जारी रहेगी तो फिर क्या होगा। Sir, the statement is that missiles will rain down on Iran and this region is going to be in the complete grip of war. और जो टाइमलाइन उन्होंने दी है that's going to be 4 to 5 weeks from the day the statement was given, which means that from now and beyond Eid ये जंग कंटिन्यू रहेगी मिनिमम। तो अब आप खुद मुझे बता दें कि उसके लिए हमारा बफर स्टॉक है कि नहीं। देखिए, बफर स्टॉक का तो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर औरंगजेब की ऑनरेबल मिनिस्टर बता दिया, जो उसने दिया है कि भाई 25 दिन का है, 10 दिन का क्रूड है। LNG पता नहीं कैसे कह रहे हैं कंफर्टेबल, आई डोंट नो। LNG तो वैसे हमारे पास जो एक्सेस आ रही थी बाहर की मार्केट में जा रही थी, चलो कतर ने भी ऐलान कर दिया, वो भी हो गई बंद। अब जहां तक LPG का ताल्लुक है तो LPG हमारे पास कंडेंसेट निकलता है बट वी ऑल्सो इम्पोर्ट। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी वो स्मगलिंग की तरफ भी थोड़ा देखें, उसको भी काबू में रखें। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं बड़ा एक थोड़ा सा एक लिबरल वे में बात कर रहा हूँ कि इन हालात में क्यों स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अगर पेट्रोलियम की मसनूआत, सब चीजें टीवी पे आपको बता नहीं सकता, वरना जानते तो आप भी हैं कि क्या कहा जा रहा है और कहाँ से क्या आ रहा है। बट आई कैंट से इट ऑन टीवी, अदरवाइज तो आई वुड हैव ओपनली टोल्ड यू कि कहाँ से क्या आ रहा है और कराची में कितना कौन सा पेट्रोल बिक रहा है और किस नाम से बिक रहा है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, देखिए, और दूसरी बात मेरा ख्याल है कि हम कुछ इस तरीके से सोचें कि इस वक्त सोलराइजेशन, आपको याद है जब 2015 और उससे पहले, मुझे याद है मैं गुलाम दस्तगीर साहब जो टीवी पे नजर आते हैं, जब मिनिस्टर एनर्जी बने तो मैंने खुद इनसे बात की। आई वाज वेरी एक्टिव इन ट्रेड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दोज डेज। मैंने कहा सर हमारी एनर्जी पॉलिसी क्या है जनरेशन की। आपको पता है उसने हाथ मिलाकर कहा एनीथिंग बट विदाउट इंपोर्टेड फ्यूल।
हमने सोलराइजेशन को क्या किया, इनकरेज किया। आज हम कह रहे हैं कि सोलराइजेशन जो है हैज बिकम कैप्टिव इन द हैंड्स ऑफ कैप्टिव आईपीपीज, in the hands of capacity policy. Because we bought the entire production of China. You see, even China is shocked. We became the biggest consumer and importer of solar panels in the world. 17 gigawatt. अब आप मुझसे इस सवाल का जवाब भी ले लें। जब मैं 10-12 साल पहले आई वाज मेंबर ऑफ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डॉक्टर शहजाद आज करशी में सीईओ है या कोई रिसर्चर है, ही वाज ए चेयरमैन, और मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का भी मेंबर था। मैंने कहा बात सुने, हम सोलर पैनल्स बनाएं, लोकलाइज करें, लेट अस स्टार्ट, क्योंकि इस वक्त जो है फ्यूचर हमारा इसके साथ है। मुफ्त में सूरज मिल रहा है, उसके कोई चार्जेस अल्लाह ताला को हमें अदा नहीं करनी है, मुफ्त में सूरज मिल रहा है। दिस इज अ ब्लेसेड कंट्री। अब आप मुझे बताएं कि उस जमाने से लेकर अब तक हमने अपने सोलर पैनल नहीं बनाए, हमने सीबीयू को जीरो किया। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी तो देखें ना, सीबीयू को जीरो किया, असेंबलिंग को टेक्स्ट किया। 3 साल में भी इस सारे मजमू में जाता रहा कि आइदर पैरिटी या खुदा का खौफ करें, इसको इस तरह न करें, दोनों के ऊपर यहाँ टैक्स लगाएं। मगर क्या हुआ, हम सीबीयू की डिमांड टैक्स फ्री लेकर हमने, पंजाब गवर्नमेंट ने 50 अरब दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब दिए, सीबीयू यूनिट्स के यूनिट लगते रहे। बट व्हाई? नहीं, एक्सक्यूज मी, देखें आप मुझे क्लियर करें, एक आपके पास क्या एईडीबी भी है ना, कोई इंजीनियरिंग का आपका बोर्ड भी है, तो मुझे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है नहीं, मैं आपसे और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे इदारे हैं, आपके पीईसीबी है, बहुत सारे इदारे हैं। आप मुझे ये बताएं, और आपका एनर्जी कंजर्वेशन का भी एक इदारा है, बाय द वे, बहुत बड़ा इदारा है एनर्जी कंजर्वेशन का। मुझे ये बताएं कि असेंबलिंग के ऊपर क्यों टैक्स लगा? तो असेंबली तो आपको होनी चाहिए थी यहाँ पर, आप कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट क्यों मंगवा रहे थे? आप तो असेंबल करते पाकिस्तान के अंदर, कुछ ना कुछ तो आता है इकोनॉमी के अंदर, कुछ ना कुछ तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होती। वो इसलिए नहीं आ सका था कि जब हम ये बातें करते थे तो जो नाम सामने लाए जाते थे कि इनके पास रिप्रेजेंटेटिव राइट्स हैं, तो हम कहते थे हमारे समझ में आ रहा है कि क्यों असेंबली के ऊपर टैक्स लग रहा है और क्यों सीबीयू को फ्री किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, तो मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हफीज पाशा को लें, इशरत भी अब थोड़ा बहुत मुसलमान बनना शुरू हो गया है, वो भी अब यही बातें कर रहा है कि देखें जी, एक एलीट कैप्चर है, एक इन्फ्लुएंस बेस्ड पॉलिसी कल्चर है हमारे यहाँ जो है। वो कल वजीर बना दें, अपनी बातें फेर लेंगे वो, कल वजीर बना दें, अपनी बातें फेर लेंगे वो। सर इस तरह के तो आपका दोस्त नहीं था भाई, आपके एक दोस्त हैं शब्बर जैदी साहब, आपने देखा जब चेयरमैन एफबीआर थे तो क्या बातें करते थे, जब उतर गए तो क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप दोबारा बना दें, यकीन करें बदल जाएगा ये आदमी, इसको ओहदा दे दें, बंदा बदल जाएगा। देखें, हम आपको बहुत सिंपल वे में बताते हैं कि अभी आईएमएफ की जो बातें चल रही हैं टैक्सेशन के हवाले से, उसमें टैक्स पॉलिसी यूनिट को की बात की गई। आज अखबार में मैं पढ़ रहा हूँ, टैक्स पॉलिसी यूनिट को वापस लेकर जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आज बातें पढ़ रहा हूँ कि मेंबर जो होंगे बिहार के, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्लाई करेगी। 2017 के एक्ट जो है उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं। टैक्स पॉलिसी यूनिट बनवाने वालों में मैं हूं। इस हफीज शेख को हमने कन्विंस किया कि आप टैक्स कलेक्शन तो रखें एफडीआर तक, मगर टैक्स पॉलिसी के कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ नेचुरल हमारे पास रॉ मटेरियल्स मौजूद है, कहाँ कहाँ मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज है, कहाँ कहाँ पे कम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके हवाले से इकोनॉमिक्स रिलेटेड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऑफ टैक्सेशन को आप अलग यूनिट बनाएं, इंडिपेंडेंट, जिसमें प्रोफेशनल्स डालें, ट्रेड इकोनॉमिक्स डालें, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स डालें, और वहां पे बैठकर ये डिसीजन करें कि किसको क्या मिलना चाहिए, how it will grow, how it will sustain to further grow. What has been the performance of tax policy unit in the past 6 months or so? ये भी तो बताएं ना। कुछ भी नहीं, zero. I would call it a zero with abundant caution. I will call it a zero. इस वक्त फिर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो सर्कुलर्स मुख्तलिफ एसोसिएशनों में गए हैं, तो ये जनाब प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा को भरें। आपको कितना टैरिफ चाहिए, क्यों चाहिए, एग्जिस्टिंग क्या है, कितने अरसे के लिए चाहिए, ये प्रोफार्मा भरें। उसके बाद यहाँ पे टैरिफ पॉलिसी बोर्ड में डिस्कशन होगी,
तो ट्रम्प इकोनॉमिक्स ऑफ टैरिफ जो है वो तो आपके पास टैरिफ पॉलिसी बोर्ड में अब आ गई है। अब टैक्स पॉलिसी यूनिट ने क्या करना है? टैक्स पॉलिसी यूनिट तो आपके इंपोर्ट टैक्सेशन के हवाले से और डोमेस्टिक टैक्सेशन के हवाले से, जिसमें मेजर सेल्स टैक्स आता है, एफईडी आता है, फाटा पाटा के जमाने में एक और फ्री जोन वहां बना था, कहां पर हमारे केपीके में लोग जो है वो जिस स्टेट में चीजें मंगाते थे वही स्टेट में वापस आती थी, या बहुत ज्यादा तो एक छोटी सी प्रोसेस होती थी। हमने अपनी स्टील मिल बंद करके सिंगल स्टेज कन्वर्जन को हम समझते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नो, इट्स नॉट, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसको इस तरीके से हम सम अप करें कि इन दिस कंट्री either the consolidated wisdom of economics have failed to be implemented to the extent it was required. The consolidated wisdom of professionals, you see, failed to be implemented to the extent it was required in the national interest. You see, जिससे पाकिस्तान पहला बनता and other factors, जिससे हमारी एक जनरल प्रॉस्पेरिटी लेवल लोगों का इस हद तक जाता कि किसी हुकूमत को कोई ये खतरा न रहता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है ऑर्डर्स को ले। तारिक खोसा आईजी है, आईजी था, डाउन में पढ़े ना मजमून। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, सॉरी मेरे जहन से ना निकल जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है। अभी आप और मैं दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने लिए एक जीडीपी टारगेट रखा है। मेरे नज़दीक तो वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मुझे लगता है वो अचीवेबल नहीं है, जबकि ऑब्वियसली हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ही इतना हमने कम रखा है कि मेरे ख्याल रीजन में कम तरीन में से तस्वुर किया जाएगा। बट यू नो दैट द वॉर हैज स्टार्टेड इन द रीजन, आवर जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी इम्पैक्टेड। इज द गवर्नमेंट गिविंग इट अ सेकंड थॉट? पेट्रोलियम के ऊपर आप रोज बिठाएंगे कमेटी, हफ्ते में एक दफा बिठाएंगे, दैट्स नॉट रेलिवेंट टू मी, बट द होल इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर बिकॉज द जीडीपी ग्रोथ रेट विल नॉट बी अचीव्ड। उस पर कौन सी कमेटी बिठाई गई है जो हफ्तावार बताएगी कि जी हमने अचीव नहीं किया? ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैं देखिए, अब मैंने जब पहले आपको कहा कि डे इन डे आउट वो है किस तरीके से हम ऑपरेटिव फिस्कल मॉनेटरी परफॉर्मेंस में हैं। अब डे इन और डे आउट इन चीजों के पर होना चाहिए जो आप बातें कर रहे हैं। आपकी जीडीपी ग्रोथ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एग्री सर्विसेज और इंडस्ट्री से बनता है, उन तीनों के प्रोजेक्शन में अगर आप थोड़ी देर के लिए इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, यू विल नॉट बी शॉक्ड एंड आई शुड नॉट बी शॉक्ड कि फिर से इंपोर्ट पे रिस्ट्रेंट्स पड़े। इफ योर जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। जी प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं कह रहा हूं जब वो रिस्ट्रेंट्स पड़ेंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका कोरिलेशनशिप आपके इंपोर्ट्स के साथ है। पीपल मे डिनाई, सम पीपल फॉर नो रीजंस, बट मेरे अपने ख्याल में आपकी इंपोर्ट्स जो हैं जैसे जैसे बढ़ती हैं, आपकी इंपोर्ट्स टेक्सटाइल में भी हैं। आप तो कॉटन भी इंपोर्ट करते हो। आप तो टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में आधे पैसे तो निकालो, दे आर इंपोर्ट बेस्ड। हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है टेक्सटाइल? आई विल कंफर्टेबली से, रिलीजियसली से, नॉट लेस देन 30% इंपोर्ट बेस्ड कंटेंट, पता है मुझे। और बाकी चीजें जो हैं वो किस तरीके से हैं उसके अलग ब्रेकडाउन्स हैं, मगर मेरे अपने ख्याल में कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, या टाइम होगा तो आधा घंटा उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। नहीं, बट राइट नाउ आवर रिसोर्सेज आर स्ट्रेन्ड। जो बात करने वाली है वो बात नहीं हो रही। हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे इज सच अ प्रेसिंग इशू that you don't want to talk about economic growth. Yani the country's national dialogue does not want to talk about national growth. It doesn't want to talk about national debt. We don't want to talk about our trade deficit. We don't want to talk about our imports. We only want to say, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, हर हफ्ता बढ़ा देंगे, हर रोज बढ़ा देंगे. I mean, I don't think that's an issue that should be concerning them right now. I think more of a concern to them should be कि भाई बजट आने वाला है and we don't have the growth numbers. नहीं, मैं आपके साथ इस से एग्री करने के साथ एक एनेक्शर इसमें मिलाना चाहता हूँ कि आपके जितने भी आईटीपीज हैं, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ इमरान खान, he was being misguided by the vested interest of ministers who were even power generation owners, or who came from K Electric, or who were like Nadeem Babar in 8 places where he was engaged in the power generation. कि जनाब आईटीपीज को छेड़ेंगे तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आप जाएंगे। अब मैं आपको इस
किस चीज की तरफ ले जा रहा हूँ, जो एनर्जी की आपने बात की, पेट्रोल की और उसकी, तो आप क्या करेंगे, आप इसको न छेड़ें। और यही खालिद मंसूर जो मिनिस्टर बना आपका सीपैक का, उसने जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आईपीपीएस के हक में केस दाखिल किया। आप मुझे बताएं कि उसके बाद वाली आने वाली हुकूमतों ने, चलो एक बात तो बहुत अच्छी की, सोलराइजेशन को अब फिर आपने 2026 में और 25 में छेड़ा है बैठ के कि जनाब यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आईपीपी इसकी कैपेसिटी, क्योंकि आपके पास सर नेशनल सरप्लस इतना ज्यादा है, आप क्या करोगे इस एनर्जी सरप्लस का? अगर 17 गीगावाट सिस्टम में दाखिल कर दिए गए इनडायरेक्टली, तो इनका खौफ ये है कि ये जो इतना ओवर कैपेसिटी आईपीपीस की जनरेशन लगा दी गई है, इसको खरीदेगा कौन? खरीदार नहीं होगा इसका। जनाब वाला, फिर एनवायरमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पैदा करें, फर्स्ट पाकिस्तान, ये आईपीपीज हमारी हैं, बस बात खत्म। इसके अलावा सब आईपीपीज हमारी हैं। किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके तलाश करें किसकी हैं, हमारी हैं। अब इस आईपीपीज को भी तो आखिर नेशनल इंटरेस्ट, बस तो फिर यहाँ भी पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए ना, यहाँ पर भी पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। यस, पाकिस्तान फर्स्ट। ऐसे नहीं हो सकता कि जहाँ अपना मतलब हो वहां पर सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट है, यहाँ पर भी पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी फर्स्ट होने चाहिए। फिर एक ही बात लीगल करता हूँ कि एनी एग्रीमेंट made by the state on behalf of the people of Pakistan, which is anti-public interest, can be amended, changed and revoked. क्यों नहीं करते हैं ये? किसने मना किया है? क्या आपके पास इस एक्स्ट्रा एनर्जी में से 5-10 हजार मेगावाट ये बंद करेंगे जो कमा चुके हैं, पैसे पूरे कर चुके हैं, जो तकरीबन नजदीक अपने लाइफ लाइन के हैं? अगर ये बंद होते हैं, यार अल्लाह ताला ने सूरज दिया हुआ है, छोड़ें लोगों को, सूरज से बिजली पैदा करें। आप खामखाई उसको जो है ओवर एक्सेस रेगुलेट कर रहे हैं कि पहले 27 रुपए में वो बेचारे एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आपने 6 रुपए 15 पैसे प्रपोज किए हुए हैं। लोगों की इन्वेस्टमेंटें उधार ले लेकर किसके हैं? 5-10 किलोवाट के मेजॉरिटी है। एक्सक्यूज मी, देखें मुझे जरा ये भी बताएं कि ये जो गैस पावर्ड और आपके फ्यूल पावर्ड आईपीपीज हैं, क्या इन पर प्राइस इंपैक्ट नहीं आएगा? ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं इसके बिल्कुल लगाएगा। तो कराची में इस वक्त आपके पास जो यूनिट प्राइस है ना, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ऑफ पीक इज 63 रुपीज एंड पीक इज 70 रुपीज। लोग ये देखते नहीं कि उसके अंदर और क्या क्या है, कास्केडेड किस तरीके से कीमत निकलती है। फिर आगे जाके आप 100 रुपए की बातें करेंगे और कहेंगे सोलर भी नहीं लगाएं। जनाब वाला, इससे इन बेचारों को तकलीफ पहुंचती है। आईटीपीस को उनकी कैपेसिटी पेमेंट अश्योर्ड हैं। एनी बैड एग्रीमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान should be revoked, should be changed, should be amended, or that government should be taken to the task for signing such agreements. ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है, लेकिन इसके अंदर तो जस्टिफाई देने वाले आपके जिसे आप कहें बहुत सारे साबिक वज़रा ख़जाना भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी, बड़े अहम मौजू के ऊपर हम बात करें, लेकिन अभी हम गुफ्तगू को जमा करेंगे। बात यही थी कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले फाजिल मेहमान के साथ मिलकर जो बहस आपके सामने रखी, उसका मकसद यही था कि आप समझ सकें कि आगे जाकर तमाम इंडस्ट्रियाँ बशमूल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। लेकिन गुफ्तगू का महवर इसलिए बदल गया था क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉलिसियाँ शामिल हो गई। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि हमारे टेक्सटाइल वाले शोर करते रहते छोटी छोटी बातों पर। इतना बड़ा वर्ल्ड में क्राइसिस क्रिएट हो गया और इनकी जानिब से कोई इसके ऊपर फोकस नहीं है। ये याद रखें कि बिजली की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, गैस की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। कौन बेयर करेगा? मैं और आप, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेसमैन? इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान तैयार नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा के हमारे भाई, हमारे बिरादर मुल्क हमारी मदद को आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे? उनका रास्ता तो ब्लॉक है। और अगर हम उनको चाहेंगे कि वो दूसरी तरफ से हमें तेल भेजें, तो वहाँ पर तो हमारे पास सिंगुलर सोर्स है, उसके अलावा है नहीं। तो आप खुद जहन में सोचें कि ना सिर्फ कि किल्लत पैदा हो सकती है, बल्कि कीमत भी बहुत बढ़ सकती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत मुश्किल वक्त आगे हम पर भी आने वाला है और हमारे मुस्लिम उम्मा के दीगर ममालिक पर भी आने वाला है। हम इसके लिए क्या गेयर्ड अप हैं, गेज्ड हैं? क्या हमने प्रिपरेशन की है? मैं तो चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करके किसी न किसी तरीके से खित्ते में अमन कायम करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाजरीन।
यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, लोग बिला वजह में हमारे यहाँ आप जो हैं वो ये एक आलम पैदा हो गया, एक वक्त पैदा हो गया, एक निज़ाम आ गया, हम खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारे मुस्लिम उम्मा के मालिक जो हैं वो परेशानी या तकलीफ़ के अंदर है। अरे भाई, वो हमारे लिए बहुत सारे वसाइल पैदा करके यहाँ वापस भेज रहे हैं। अब किस तरह से समझाऊं अपनी आवाम को कि किस किस्म का मुश्किल वक्त हमारे खित्ते में आन पड़ा है और किस तरह से हमें इससे बाहर निकलना है। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस मुश्किल, इस परेशानी से हमारे पूरे खित्ते को निकाले और हमारी हिफाजत फरमाए, और जो भी आसानी हमारे लिए हो सके मेरे रब वो ज़रूर करें। और मेरी ख्वाहिश यही होगी कि वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।